हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर ग्रुप स्टडी सेंट्रल। आज से हमारा एक नया सीरीज चालू होगा जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का सारा सिलेबस कवर अप करेगा। आपके ये सारे एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे, चाहे वो आपके यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे आपके आरआरबी हो, चाहे वो आपके एसएससी एग्जाम हो। हर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये सीरीज। मॉडर्न हिस्ट्री में हम बेसिकली यहाँ पे लाइन डायग्राम के तहत मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एक स्टोरी लाइन की तरह बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर याद होती चली जाएंगी। मैं ईयर वाइज बताते चलूंगा, एक सीक्वेंस में हम याद करेंगे किसके बाद क्या हुआ और कौन सी मूवमेंट, कौन सी इवेंट्स हमारे जो होते गए इंडिया के अंदर, हम ये सारी चीजों का एक एक करके यहाँ पे हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं ये जान लेते हैं। 1600 से लेकर हम अपने इंडिपेंडेंस तक, यानी कि अपनी आजादी तक जो भी हमने अपने इंडिया में देखा, जो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर हुकूमत चलाई, इन सारों का हम करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश का यहाँ पे एंट्री हुआ, कैसे ब्रिटिश ने अपनी व्यापार को इस विस्तार पूर्वक हमारे इंडिया में बढ़ा लिया। दूसरी चीज ये कि वो कैसे एक एक करके सारे शहरों को वो कैप्चर करते थे, कैसे हमारे लोगों को मारते थे, कई वीर पुरुषों ने यहाँ पे शहीद हुए, कौन कौन यहाँ पे अपनी भागीदारी निभाई और किस तरीके से किसके चीट के कारण ये हमारा देश गुलाम बना। और यहाँ पे सारे हम ओवरऑल कोर्सेज का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला सीरीज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरीके से आपको हर क्लास की लेक्चर आपको मिलती जाएगी। दूसरी चीज ये, हर क्लास में किसी न किसी पॉइंट का आपको एक सस्पेंस भी जरूर देखने को मिलेगा, जिससे हम एक स्टोरी लाइन की तरह समझते हुए चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा आएगा, बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का पहला सीरीज। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री का, मैं ओवरव्यू ले लेता हूं। सबसे पहली चीज तो हम इस मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कैसे आए, ब्रिटिश से पहले कौन आया, ब्रिटिश ने कैसे यहां पे दखल अंदाजी दी, हमारे पॉलिटिकल इंटरफेयर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, और किस तरीके से जो मुगल शासन थे और जो मराठाओं की जो राजगद्दी थी वो कैसे एक एक करके छीन ली गई, कैसे उनका दबदबा खत्म हो गया। क्योंकि जब तक मुगल शासन थे और जब तक मराठाओं का था, हमारा देश बहुत ही बखूबी चलता जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ब्रिटिश का यहाँ पे एंट्री हुआ, यानी कि जो ब्रिटेन कंट्री के लोग यहाँ आना स्टार्ट कर दिए, तो हमारे कंट्री में काफी कुछ परेशानियां झेलने को मिली। एक समय ऐसा आया कि हमारा देश पूरी तरीके से झांझर हो चुका था, यानी कि यहाँ पे हर चीज का इन्फ्लेशन हो चुका था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, खाने के लिए नहीं थे, लोगों के पास घर नहीं थी, सब चीज छीन लिया गया था एक ब्रिटिश के द्वारा। कैसे ब्रिटिश ने ये सारी चीजें एक एक करके छीनी, वो आए थे यहाँ व्यापार करने, लेकिन वो पूरा शासन करके गए 550 साल तक। कौन आया, किस तरीके से आया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्चुगीज। यूरोप एशिया में एक हमारा कंट्री है जिसको हम पुर्तगालिन भी कहते हैं, आप जानते होंगे। पुर्तगालिन 1498 में यहां हमारे इंडिया में सबसे पहले आए। सबसे पहले यहाँ उनका आने का उद्देश्य था कि हमारा, आपको मालूम है इंडिया हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, गोल्डन स्पैरो कहलाता था हमारा इंडिया। इसका कारण ये था कि हमारे इंडिया में इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, हर चीज का वो एक सही पैमाने पर यहाँ पे काम हुआ करता था। क्योंकि इंडिया में चाहे आप साउथ से नॉर्थ तक चले जाइए, चाहे आप ईस्ट से वेस्ट तक चले जाइए, हर चीज का जो स्ट्रेटेजी था वो बहुत ही अच्छे लेवल पर और बहुत ही सुख शांति के साथ था। दूसरी चीज, यहाँ पे लोग, जब तक मुगल शासन था और जब तक मराठाओं का शासन चलता रहा, हमारे इंडिया में सब कुशल मंगल जीते रहे, अपने 2 वक्त की रोटी खाते रहे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ब्रिटिश ने आया तो मुगल शासन को पहले हटाया गया और साथ ही साथ यहाँ की जितनी भी जनता थी इन सबको परेशान करना स्टार्ट कर दिया गया। अब बात यहाँ पे आती है कि 1498 में पोर्चुगल्स क्यों आए थे। पोर्चुगल्स आए थे यहाँ मसाले का व्यापार करने। अच्छा, उस समय पे 1498 पे, यानी कि वो जो समय था, उस समय पे हमारा केरला में एक जगह था जिसका नाम है कालीकट। कालीकट में हमारा मसाले का व्यापार बहुत बड़ा हुआ करता था। पोर्चुगल्स के बाद पता चली कि हमारे केरला में, यानी कि हमारे भारत में एक केरला जगह में कालीकट में मसाले का बहुत ही अच्छा व्यापार होता है। अच्छा, पुर्तगाली बहुत ज़्यादा मसाला खाने पे इच्छुक थे, मसाला बहुत ज़्यादा उनको पसंद था। वो सोचे मसाला का हम क्यों ना वहाँ से व्यापार करें, क्योंकि यहाँ पे हम मसाला का हमारा खपत, यानी यहाँ यूटिलाइजेशन हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है। हम जाते हैं इंडिया और इंडिया से हम सारे मसाले का यहाँ पे हम परचेस करके लाते हैं, या फिर हम वहीं क्यों ना व्यापार करना स्टार्ट कर दें। तो पोर्चुगीज का जो पहला आदमी था जो कि इंडिया प्रवेश किया था वो था हमारा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा हमारा आया था 1498 में, और वही एक पहला इंसान था जो कि इंडिया में प्रवेश किया था और मसालों को लेकर वो अपने पुर्तगालिन चला गया। लेकिन देखा ये कि जब वहाँ के पुर्तगालिन लोगों को मसाला इंडिया का बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने एक ऐसी सोच बनाई, क्यों ना हम वहाँ पे जाके अपना व्यापार करें, क्योंकि यहाँ मसाले का व्यापार करना काफ़ी टफ काम है। दूसरी चीज, पोर्चुगीज हमारा एक छोटा सा कंट्री है, तो वो भी बहुत कम है, तो हम इसको विस्तार पूर्वक बढ़ा नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसा काम करते हैं कि हम वहां से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी डाल देते हैं और वहां काम करके हम मसाले का यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी कंट्री में। तो वहां पे वास्को डी गामा इस इंटेंशन से आए थे, लेकिन मसाला लेके जैसे ही अपने वो कंट्री में गए तो वहां के पुर्तगाली लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर उसके बाद वहां के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा यहाँ पे 13 जहाज के द्वारा, समुद्र के द्वारा वो हमारे इंडिया में आए और अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया।
कोई दिक्कत नहीं है, इनका व्यापार काफी शानदार चला, 100-105 साल तक काफी अच्छा चलता रहा, तब तक कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। लेकिन 1602 में एक डच लोग आए। अब डच लोग यानी कि वो भी यूरोप का ही एक कंट्री है जिसका नाम है नीदरलैंड। ये नीदरलैंड के लोग यहाँ पे, उनको भी जब ये चीज़ का पता चला कि पुर्तगाली काफ़ी अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ का बढ़िया मसाला भी ले रहे हैं और अपना व्यवसाय भी वहाँ उन्होंने जमा लिया है, तो क्यों ना हम भी इंडिया में जाके देखते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ व्यवसाय डालते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी जो बिजनेस का पैमाना था वो काफ़ी छोटा था, जो कि इतना पॉसिबल नहीं था। एक नीदरलैंड भी हमारी बहुत छोटी कंट्री थी। अब वहाँ से डच लोग ने भी यहाँ पे हमारे इंडिया में आया और वहाँ पे एक कंपनी स्टैब्लिश करी जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डच ईस्ट इंडियन कंपनी वहाँ ने सेटल की। कहाँ सेटल करी? तो वो मसूलीपट्टनम में 1605 में उन्होंने पहला कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया। देखिए डच आए कब थे? तो डच आए थे 1602 में, लेकिन उन्होंने कंपनी कब बनाई? तो वो कंपनी 3 साल बाद यानी कि 1605 में उन्होंने कंप्लीट इस्टेब्लिशमेंट किया। कहाँ किया? तो वो किया हमारे मसूलीपट्टनम में। इसके बाद ये चीज ब्रिटेन कंट्री तक पहुंची। ब्रिटिश कंपनी ने भी ये सोचा क्यों ना हम भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स के लोग उस कंट्री में जाके यानी कि इंडिया में जाके व्यवसाय कर रहे हैं तो हम भी व्यवसाय करते हैं। तो वहां से ब्रिटेन से भी कुछ ब्रिटिशर्स आए और वहां पे भी व्यवसाय करने का एक योजना बनाई। योजना बनाने के साथ यहाँ पे इन लोगों ने भी एक कंपनी स्टैब्लिशमेंट की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सूरत में बनाई गई, लेकिन ये 1615 में स्टैब्लिशमेंट की गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगेन यहाँ पे ये है ब्रिटिश आए कब थे? तो 1608 में आए थे, लेकिन कंपनी कब स्टैब्लिशमेंट की? तो वो 1615 में किए। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी तरफ ये आ रहे थे तो जाहिर सी बात है हमारे भारत में मुगल साम्राज्य था, वहां पे जो राजा थे तो इन सब से इन्होंने अनुमति लेते गए और हमारे राजा थोड़े दया भावना के थे क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, व्यवसाय करेंगे तो हमको भी कुछ मुनाफा होगा, साथ ही साथ इनकी भी रोजी रोटी चलेगी। तो इन्होंने इन सारी कंपनियों को अपने देश में आने तो दे दिया, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि एक ये ब्रिटिश कंपनी एक भयंकर रूप ले लेगी हमारे आने वाले समय पे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्यूशन हुई थी, इतनी भयंकर रिवॉल्यूशन थी। क्या हुआ था? दिल्ली के कश्मीरी गेट में किस तरीके से आतंक मचाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई, मराठा, हैदर अली, इन लोगों ने किस तरीके से ब्रिटिश से लड़ा, लेकिन सबको झुकना पड़ गया क्योंकि ब्रिटिश का जो हुकूमत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इसका कारण यह था कि अपने लोगों ने ही यानी कि भारत के लोगों ने ही एक दूसरे से छल करना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम एक यूनिटी बना के चलते, एक समूह बना के चलते, तो शायद ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर गुलामी नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने कहीं ना कहीं छल किया अपने ही लोगों के साथ। तो अपने लोगों के साथ छल करने का नुकसान यही हुआ कि वो ब्रिटिशर्स एक गुलाम बन के रह गए। एक ब्रिटिशर हमको गुलाम बना के रख दिया और 550 साल तक हम उस चीज को झेलते रहे। दूसरी चीज बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इनके आने से पोर्चुगल्स को और डच को काफी परेशानी होने लगी, काफी युद्ध होने लगा। ये जितने भी युद्ध हुए हैं इनको मैं एक सेपरेट क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन से ईयर में ईयर वाइज किसका किसके साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में कौन जीता, किस कारण से युद्ध हुआ, युद्ध का क्या वजह था, कौन से प्लेस में हुआ। ये मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, तो उसमें आप सारे वॉर का मैं आपको उसमें डिस्कशन कर दूंगा, तो आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएगी। ब्रिटिशर्स का आने से पोर्चुगल को और डच को, दोनों ही लोगों को काफी समस्या होने लगी क्योंकि ये इन लोग इनकी कंपनियों पे हस्तक्षेप करने लग गए। ये चाहते थे कि अब ब्रिटिश अगर मैं यहाँ पे कंपनी हूँ यानी कि यूरोप से मैं भी आया हुआ इंसान हूँ, तो इनकी कंपनियां बंद हो जाएं या फिर ये कंपनी मेरे अंतर्गत मेरे हुकूमत से सारी चीजें करें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ करता था, लेकिन ये इनका आपसी मामला था। अब बात यहाँ पे आती है, दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं, हम लाइन डायग्राम के तहत समझ रहे हैं, हमको सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली सोच के चलनी है, एक स्टोरी की तरह समझनी है, रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। यहां पे जब ब्रिटिश की कंपनी आई यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1615 में इस्टेब्लिशमेंट हुई और जब ब्रिटिश 1608 में आए थे, तो उस टाइम पे यहाँ जो एम्परर थे यानी कि जो साम्राज्य था मुगल का, वो जहांगीर का शासन हुआ करता था। जहांगीर ने इन ईस्ट इंडिया कंपनी को आने का यहाँ पे अनुमति दी थी, लेकिन उनको भी ये नहीं मालूम था कि इस तरीके से भयंकर रूप ले लेगा। जहांगीर 1605 से 1627 के बीच में इस टाइम पीरियड में उनका शासन हुआ। तो जहांगीर के बस आप याद रखिए कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहां पे कौन सा एम्परर था, तो वो था हमारा जहांगीर। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आती है यानी कि मेन स्टोरी जो स्टार्ट होती है और अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे होती है औरंगजेब का। अब हुआ ये कि मराठा और मुगल शासन
इन्हीं दोनों का दबदबा था हमारा। मराठा हमारे पूरे ईस्टर्न रीजन में हुआ और हमारा जो मुगल शासन था वो पूरे नॉर्थ रीजन में भी था और कुछ हमारे साउथ हिस्से में भी थे। तो यहाँ पे मुगल और मराठाओं के बीच में थोड़ी सी आपसी तकरार होती थी, क्योंकि जो मुगल चाहते थे वो चाहते थे कि पूरा साम्राज्य मेरा भारत में मेरा अकेले का शासन चले, और मराठा चाहता था कि मेरा जो साम्राज्य है वो पूरे भारत में फैले और भारत मेरे अंदर में रहे, मेरा सिंहासन रहे। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आपसी तकरार होता था, क्योंकि मराठा भी काफी गर्म दल के थे और मुगल्स भी काफी गर्म दल के थे। दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग यहाँ पे पावर हुई करती थी, लेकिन ये लोग आपसी टकराव नहीं कर पाते थे, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। लेकिन जब यहाँ पे मुगल शासन का, यानी कि जब मुगल शासन में औरंगजेब आए, जब औरंगजेब का वहां पे शासन था, तो उस केस में औरंगजेब ने एक चाल ये चली कि वो सोचे कि किस तरीके से मुगल शासन को मैं बढ़ा सकूं, किस तरीके से विस्तार कर सकूं मैं अपने वेस्टर्न रीजन में, यानी कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, इस तरीके से मैं कैसे अपना ये मुगल शासन बढ़ाऊं, कैसे इनको हराकर मैं इस जगह को भी कैप्चर करूं। इन्होंने एक चाल चली। इन्होंने औरंगजेब का जब पीरियड था, औरंगजेब ने इस अपने टाइम पीरियड पे एक चाल चली जो कि इनके पैरेलली वहां पे जो राज शासन था मराठाओं का, उनके हेड थे, यानी कि जो सिंहासन था वो छत्रपति शिवाजी का था। और छत्रपति शिवाजी के बारे में तो कहना ही नहीं कुछ, क्योंकि उनके बारे में तो आप सभी काफी कुछ जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो इनके ऊपर मैं एक केस स्टडी भी सेपरेट ला दूंगा। छत्रपति शिवाजी बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, बहुत ही शातिर तरीके से युद्ध करते थे, जिससे इनको हरा पाना काफी कठिन काम था। औरंगजेब ने सोचा कि कैसे छत्रपति शिवाजी को हराया जाए, यानी कि हम इन मराठा को कैसे हरा दिया जाए कि इनके जगहों को भी हम यहाँ पे कैप्चर कर लें। तो औरंगजेब ने एक ये चाल चली कि जो छत्रपति शिवाजी के जो दो बेटे थे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं संभाजी और दूसरे थे राजा राम, तो ये दोनों बेटे में यहाँ पे संभाजी के बेटे जो थे साहू और राजा राम के बेटे थे शिवाजी टू। यहाँ पे शिवाजी टू नाम था राजा राम के बेटे का और साहू नाम था हमारे संभाजी के बेटे का। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन ये था, इन्होंने ये किया कि आने वाले समय पे क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन मराठाओं के बीच में ही आपसी रंजिश कर दी जाए, कि इन लोग आपस में ही भिड़े रहें, जिससे मुगलों को मदद मिल जाए इनको हटाने का और उनके जगहों को कैप्चर करने का। औरंगजेब ने एक चाल ये चली, इन्होंने ये किया कि इस साहू को अपने अंदर जेल में बंद कर दिया, यानी कि संभाजी के बेटे शाहू को औरंगजेब ने यह किया कि अपने जेल के अंदर बंद कर दिया। हुआ ये कि ये संभाजी का जो भाई था, यानी कि राजा राम था, राजा राम का बेटा था शिवाजी टू, और औरंगजेब ने इस शिवाजी के बेटे को क्या बना दिया, इसको सिंहासन दे दिया। औरंगजेब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब शिवाजी वन को हमने यहाँ पे राजगद्दी सिंहासन दे दी मराठाओं की, तो संभाजी हो गए नाराज कि मेरे बेटे को राजगद्दी क्यों नहीं मिली, क्योंकि संभाजी भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि साहू जी को, मेरे बेटे को वो सिंहासन जरूर मिले। लेकिन वहां पे साहू जी तो कैप्चर हो चुके थे, इसलिए इनको बहुत आसान हुआ औरंगजेब को सिंहासन पे बैठाने के लिए। इसके बाद हुआ यह कि औरंगजेब का बेटा आया बहादुर शाह वन, जो कि औरंगजेब के बाद 1707 से 1712 के टाइम पीरियड पे था। यहां पे एक कदम आगे चाल चला, ये एक काम ये किया, यहां पे जो साहू जी हमारे कैप्चर थे इसको वो रिलीज कर दिया, इसको वो जेल से निकाल दिया। जेल से निकालते साथ ये हुआ कि साहू जी और शिवाजी के बीच में आपसी तकरार काफी ज्यादा होने लगा, और यही तो चाहते थे मुगल कि हम यहाँ पे दोनों भाइयों के बीच में या फिर मराठाओं के बीच में हम किस तरीके से आग लगाएं कि वो आपस में ही टूटते चले, जिससे हमको वहां ऊपरी प्रहार करने का एक सही मौका मिले। यहाँ पे आपको सारी चीज क्लियर हो गई कि इधर हम आराम से सारी अपने ब्रिटिश, डच और पोर्चुगल्स अपना व्यापार कर रहे हैं, और मराठों का क्या सिलसिला चल रहा है ये भी आपको पहले स्लाइड में तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक किस तरीके से चीजें चलती गई। यहाँ पे थोड़ा सा समस्या थी पोर्चुगल्स और डच को, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश इनको जीने खाने नहीं दे रहे थे, थोड़ी सी इनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे, युद्ध कर रहे थे इनके साथ। कैसे युद्ध कर रहे थे इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी कि बहादुर शाह के वन के बाद क्या पीरियड आया, किस तरीके से बहादुर शाह वन के बाद जो जहांगीर शाह आया उसको कैसे मरवाया गया, किस तरीके से सारी चीजें करी गई, अगले स्लाइड पे हम चलते। तो बहादुर शाह के कार्यकाल के बाद यहाँ पे उसका बेटा यानी कि जहांगीर शाह का यहाँ पे राजगद्दी मिलती है। बहादुर शाह वन का बेटा जहांगीर शाह जो था उसको यहाँ पे सिंहासन मिलता है, लेकिन ये बेचारा ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि इसको मरवा दिया जाता है उसके अपने ही खुद के भतीजे से। उसका भतीजा रहता है फारूक शियार। जहांगीर शाह का जो टाइम पीरियड हुआ था वो 1712 से लेकर 1713 एक साल का ही था, क्योंकि इसी एक साल के दरमियान उसका मर्डर करवा दिया जाता है। उसके भतीजे उसका फारूक शियार ने मर्डर करवा देता है। फारूक शियार किसके हेल्प से मदद करवाता है, क्या वो खुद मारता है? तो वो खुद नहीं मारता, वो बल्कि बिहार के पटना से दो लोगों को बुलाता है, सैयद ब्रदर्स को। फारूक शियार दो लोगों को बुलाता है, सैयद ब्रदर्स को, और ये कहता है कि आप मेरे चाचा जी को मार दीजिए, यानी कि आप जहांगीर शाह को मार दीजिए, ताकि यहाँ मुझे सिंहासन मिल सके
वो साम्राज्य का वो राजा बन जाए, इसलिए यहाँ पे फारूक शियार हमारा सैयद ब्रदर्स को बुलाकर यहाँ पे उसको मरवा देता है। यहाँ तक क्लियर हो गई। लेकिन सैयद ब्रदर्स ने बोला इसमें मेरा क्या लाभ, तो वो बोला कि हम आपको इसके बदले पैसे देंगे और आपको कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे राजा भी बनाया जाएगा, आधा आपको भी कुछ सिंहासन दे दिया जाएगा, आपको किसी चीज का आपको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे सैयद ब्रदर्स काफी खुश थे। सैयद ब्रदर्स यहाँ पे दो भाई थे, जिसका एक का नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ये दोनों भाई थे जो कि मर्डर वर्डर करने के लिए काफी गुंडे डकैती थे और काफी स्ट्रांग थे, शक्तिशाली थे, इनसे लोग काफी डरा करते थे। ये सैयद ब्रदर्स ने इसको जहांगीर शाह को तो मार दिया, लेकिन फारूक शियार राजगद्दी पे बैठा 1713 से 1719 तक। और यहाँ पे जो इससे वादा किया था कि सैयद ब्रदर्स को हम आपको क्या देंगे, सिंहासन देंगे, कुछ हिस्सा देंगे, आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव उसको उस तरह ट्रीट नहीं कर रहा था। सैयद ब्रदर्स गुस्सा आ गए कि हमको ये कहा था कि हम आपको कुछ आपको राजा बना तो देंगे, राजा का कुछ सिंहासन दे देंगे और आपको कुछ काम के लिए आपको जिम्मा सौंप देंगे, आप भी उसकी देखरेख करेंगे, आपको साम्राज्य का कुछ हिस्सा मिल जाएगा मेरे चाचा जी के मारने के बदले में। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा इन्होंने देखा नहीं। तो सैयद ब्रदर्स काफी नाराज हुए। सैयद ब्रदर्स ने सोचा क्यों ना हम इसी को निपटा दें। तो सैयद ब्रदर्स ने इस फारूक शियार को ही निपटा दिया, क्योंकि सैयद ब्रदर्स के पास इतना दम था, इतना दम रखते थे वो कि वो किसी को भी मार सकते थे और लड़के वो सिंहासन ले सकते थे। लेकिन सैयद ब्रदर्स ने यहां पे सिंहासन लिया नहीं। हुआ ये कि 1719 में चाहते तो सैयद ब्रदर्स दोनों, अब्दुल्ला खान और हमारे हुसैन अली दोनों चाहते तो सिंहासन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंहासन लिया नहीं, बल्कि वो अपने एक रिश्तेदार को वहां पे बैठा दिए जिसका नाम था रफी-उद-दरजत। रफी-उद-दरजत काफी शॉर्ट पीरियड के लिए थे। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो सबसे कम कार्यकाल था वो किसका था, तो वो था हमारा रफी-उद-दरजत का, जो कि 3 महीने 4 दिन के लिए ही वहां पे वो सेवा दे पाया और इसको हो गया था ट्यूबरक्लोसिस, तो बेचारा ये मर गया। इसको हटाया नहीं गया था, रफी-उद-दरजत मर गया था क्योंकि उसको हो चुका था बीमारी और वो था टीबी। इसके बाद इसी का भाई यानी कि हमारा रफी-उद-दरजत का ही भाई, उसको भी यहाँ पे सैयद ब्रदर्स ने बोला कि ठीक है ये मर चुका है तो आप सिंहासन संभाल लीजिए। तो रफी-उद-दौला को वहां पे बैठाया गया, लेकिन ये भी बेचारा 4 महीने ही टिक पाया क्योंकि इसको हो चुका था डायरिया, तो ये डायरिया की बीमारी से मर गया और बड़ा भैया उसका ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से मर गया। दोनों पीड़ित थे, बीमारी से मरना ही था इन दोनों को, पता नहीं आए क्यों थे। एनीवे, तो रफी-उद-दरजत और रफी-उद-दौला दोनों निपट चुके थे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो हमारा था रफी-उद-दरजत का, जो कि था 3 महीने 4 दिन का था। ये बात हम कर रहे थे फारूक शियार के मरने के बाद, यानी कि 1719 में ये लोगों ने कुछ समय था। उसी सन में यानी कि 1719 में हमारा 12th एम्परर आता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह काफी लंबे समय तक का था, यानी कि 1719 से 1748 तक का था, लेकिन इसने कुछ खास दम दिखाया नहीं, समुदाय को एक अच्छे पहल पर वो ले जाता दिखा नहीं। इसके आने से बल्कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो मुस्लिम साम्राज्य थे, वो अलग अलग टूटने लगे। जो मुस्लिम का जो गुट था वो अब हिस्सों में टूटना स्टार्ट हो चुकी थी। हुआ ये कि इसके आने से हमारी ग्रुप्स भी बनने चालू हो गई और वहां के डिपेंडेंट नवाब बनने स्टार्ट हो गए। इसके टाइम पीरियड में हमारे सैयद ब्रदर्स जो थे उनको मरवा दिया जाता है, इनका मर्डर करवा दिया जाता है, जो कि हमारे निजामत मुल्क के कुछ लोगों ने सैयद ब्रदर्स को मरवा देता है। निजामत मुल्क बेसिकली एक मुल्क था, क्योंकि मैंने बताया अलग अलग ग्रुप टूट जाते थे, तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप क्रिएट हो चुके थे। उसमें से एक ग्रुप था मेरा निजामत मुल्क। तो निजामत मुल्क के लोगों ने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया था क्योंकि इनकी गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही चल रही थी। इनके टाइम पीरियड के बाद हमारा आता है अहमद शाह। अहमद शाह हमारे केवल 6 साल ही रहे, वो 1748 से 1754 तक रहे, लेकिन इनके टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ या नई चीज़ें देखने को नहीं मिली, इसलिए इनके बारे में कुछ उतना डिटेल है नहीं। लेकिन इसके बाद आलमगीर 2 आते हैं। आलमगीर 2 हमारे इस जहांगीर शाह का बेटा है ये, और इसका टाइम पीरियड था 1754 से 1759 तक का, यानी कि ये 5 साल के पीरियड में हमारा आलमगीर 2 था। बन तो बेचारे को जाना चाहिए था यहीं पे इसके बाद, लेकिन ये बेचारा बन नहीं पाया क्योंकि जहांगीर शाह को मरवा दिया जाता है अपने ही भतीजे फारूक शियार के द्वारा, इसलिए ये नहीं बन पाया। लेकिन इसका नंबर काफी वर्षों बाद यानी कि 1754 में इसका नंबर आया, तो बेचारा फिर अपना सिंहासन संभाला। आलमगीर के ड्यूरेशन तक सारी चीजें बखूबी चलती रही, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई दंगा फसादा नहीं होता था। मुगलों का जो शासन था वो एक दूसरे को मार के अपनी राजगद्दी हथियाने काम करते थे। जो वहां से यूरोप कॉन्टिनेंट से जो देश आए थे, यानी कि डच, पोर्चुगल्स और ब्रिटिश जो आए हुए थे, वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं, सब चीज सही शॉर्ट चल रहा था। यहाँ पे एक और कंट्री यहाँ पे आता है जो कि इस आलमगीर के टाइम पीरियड पे आती है 1756 पे, यानी कि फ्रेंच कंपनी का भी यहाँ पे एंट्री होता है। अब फ्रेंच कंपनी का एंट्री होना ही शायद कहीं से पहला स्टेप था जो कि हमारे देश को बर्बादी का न्योता दे रहा था।
फ्रेंच कंपनी भी लालच आई कि अगर डच कंपनी गई है, पोर्चुगल्स गए हैं, ब्रिटिशर्स गए हैं, तो हम भी क्यों ना जाके वहां व्यवसाय करें। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ अलग क्रिएट होता है। वहां पे कैसे हमारे फ्रेंच लोग ने किस तरीके से चाल चली और किस तरीके से वो एंट्री अपनी लेते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच कंपनी का एंट्री होता है 1756 में, यानी कि आलमगीर के टाइम पीरियड में फ्रेंच कंट्री भी आना चाहती है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि फ्रेंच कंपनी के आने पर यहाँ पे थोड़ी सी समस्या कुछ देखने को मिलती है फ्रेंचाइजी लोगों को। हुआ ये कि जो बंगाल के नवाब थे, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था तो उस केस में बहुत छोटी छोटी हमारे समूह बनते चली गई थी और उस समूह में हमने अलग अलग नवाब अपना अपना समुदाय देख रहे थे। तो वहां पे भी इसी तरीके से बंगाल जो था, तो बंगाल में हमारे सिराजुद्दौला नवाब थे और सिराजुद्दौला का दिमाग थोड़ा सा गर्म और काफी गुस्सैल प्रवृत्ति के थोड़े से आदमी थे। जो फ्रेंच कंपनी यहाँ एंटर होना चाह रही थी, यानी कि 1756 में वो इच्छा जताई कि हम भी इंडिया के व्यापार करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जेक्शंस देखने को मिली। कैसे ऑब्जेक्शंस, उसके बारे में समझते हैं। सिराजुद्दौला जब था तो जो हमारी यहाँ पे कंपनियां काम कर रही थी, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे उसको टैक्स पे नहीं करती थी। किसी भी तरीके का कोई टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपका ट्रेड टैक्स हो गया, कोई टैक्स यहाँ पे वो देती नहीं थी हमारे इंडिया को। यहाँ पे सिराजुद्दौला को ये बात खटकी और सिराजुद्दौला ने बोला कि भाई ब्रिटिशर्स, चलिए टैक्स दीजिए, आपको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे ब्रिटिशर्स को सिराजुद्दौला ने बोला काफी तुमने अच्छे खासे से जी लिया, काफी तुमने फ्री में काम कर लिया, अब आप जो भी आप व्यवसाय करते हो, जो भी आप ट्रेड करते हो, तो आप उस पूरे बिजनेस का आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्री में काम आप बहुत ज्यादा कर लिए हैं। यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ये चीज मंजूर नहीं थी, ब्रिटिशर्स ये चीज करना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे ये चीज देखा फ्रेंच देखा कि यहाँ पे एक सियासत बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। सिराजुद्दौला बोलते हैं टैक्स दीजिए, ब्रिटिशर को ये चीज़ पसंद नहीं था क्योंकि वो इतने सालों से काम करते आ रहे थे, तो उनका लत लग चुकी थी कि हम अभी भी टैक्स पे नहीं करेंगे, जैसा चलते आया है इसी तरीके से चलता रहे। लेकिन सिराजुद्दौला उनके लिए एक अड़ंगा साबित हुआ। तो यहाँ पे जो फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी ने हमारे नवाब के साथ, यानी कि सिराजुद्दौला के साथ संधि करने की बात जताई। सिराजुद्दौला को बोला कि भाई बिल्कुल सही बात है, ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पे करना चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए। वो आपकी कंट्री में काम कर रहे हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, आपने उनको पाला है, आपने उनको अनुमति दी हुई है करने के लिए, तो उनको टैक्स तो देना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, आप टैक्स उनसे वसूलिए। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला का थोड़ा सा सोच और बढ़ा, बोला कि हाँ बिल्कुल भाई सही बात है, अगर मेरे पास फ्रेंच कंपनी भी आती है और फ्रेंच कंपनी मेरा सपोर्ट करती है, मैं हूं तो एक केवल बंगाल का नवाब, लेकिन अगर फ्रेंचाइजी कंपनी मेरा सपोर्ट करती है तो शायद मैं ब्रिटिशर से ये चीज मैं करवा के रहूंगा, यानी कि टैक्स पे करवा रहूंगा। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को जब टैक्स पे करने के लिए कहा तो ब्रिटिशर टैक्स पे किए नहीं, तो यहाँ पे एक युद्ध की घोषणा करी गई। एक युद्ध यानी कि हम आपसे युद्ध करेंगे, और युद्ध करने के लिए जब ब्रिटिशर्स भी एग्री हो गए तो यहाँ पे बात ये हुई कि ब्रिटिशर्स तो एग्री थे ही, और सिराजुद्दौला के साथ हमारा मिल गया कौन, फ्रेंच कंपनी मिल गई, क्योंकि फ्रेंच कंपनी को यहाँ पे 1756 पे उसको भी आना था। इसके बाद हुआ यह कि सिराजुद्दौला अपने सेना प्रमुख या सेना प्रधान को वो बोला, उसके सोल्जर्स थे जो उसके सेना प्रधान थे, उनको बोला, मीर जाफर को बोला कि आप सेना तैयार करिए, हमको ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध करनी है। मीर जाफर यहाँ पे धोखा दे गया सिराजुद्दौला को। मीर जाफर ने इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स को बोला कि जितनी भी मेरी सेना है मैं अपनी सेना आपकी तरफ लगा दूंगा, आप युद्ध करिए, हम अपने हुजूर को यानी कि सिराजुद्दौला को वहां पे हरा देंगे। पहला उसका चीट यही हुआ कि वो क्या किया, यहां पे सिराजुद्दौला ने इसको बोला कि आप मीर जाफर सेना तैयार करिए, हमको ब्रिटिशर्स का युद्ध करनी है। लेकिन मीर जाफर यहां पे चीट कर गया। क्यों चीट कर गया? क्योंकि इसको नवाब बनना था हमारे बंगाल का, यानी कि मीर जाफर की लालच यहां पे इसके लिए एक घातक साबित हुई, और इसके लिए नहीं, ये शायद पहला पड़ाव था जो कि ब्रिटिशर्स के लिए एक जीत साबित होती है। दूसरी चीज ये कि जब मीर जाफर यहां पे चीट कर गया तो जब युद्ध हुआ, उस युद्ध प्लासी में हुआ, इसलिए इस युद्ध को कहा गया बैटल ऑफ प्लासी, और वो डेट था 23 जून 1757। 1757 23 जून को जब युद्ध हुआ बैटल ऑफ प्लासी में, तो जाहिर सी बात है मीर जाफर ने ऑलरेडी यहाँ की सारी सोल्जर्स ब्रिटिशर्स को लगा रखी थी, तो सिराजुद्दौला तो हारना ही था, जिसके पीछे फेवर पे खड़ा था हमारा फ्रेंच कंपनी भी खड़ी थी। तो हुआ ये कि 23 जून को जब युद्ध हुआ तो हम ब्रिटिशर्स जीत गया, और हमारा सिराजुद्दौला नवाब जो थे वो हार चुके थे। अब यहाँ पे बात ये आई कि जब सिराजुद्दौला हार चुके थे तो यहाँ पे ब्रिटिशर सबसे पहले तो खुशी इस चीज का मनाई कि हमको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, वो बंगाल को भी जीत चुके हैं। हाँ, वो बात अलग थी कि मीर जाफर ने ये बोलकर इनसे अनुमोदन लिया था कि आप अगर
हम अगर युद्ध जीत जाते हैं तो मैं नवाब बनूंगा। तो ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा ही किया, मीर जाफर को यहाँ पे नवाब तो बना दिया बंगाल का, लेकिन वो केवल एक नाम मात्र का, उनको सिर्फ कठपुतली नामक एक किंग बैठाया गया, यानी कि एक नवाब जो बनाया गया कठपुतली नामक। मीर जाफर जो भी काम करते थे इसमें ब्रिटिशर्स को ऑब्जेक्शन हुआ करता था, क्योंकि मीर जाफर अपने हिसाब से काम चलाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ये सोचते थे मैं बंगाल जीता हूं, मैं युद्ध जीता हूं, मैं टैक्स पे नहीं कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से काम सारी चीजें चलेंगी। मीर जाफर को ये थोड़ी सी बात खटकनी स्टार्ट हो गई, ये बोला कैसे काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, अब मेरे ऊपर ही हावी हो रहे हैं। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूल स्टार्ट कर दिया था। इनडायरेक्ट रूल, इस इनडायरेक्ट रूल का मतलब यह है कि अपनी हुकूमत जमाना स्टार्ट कर दिया था कहीं ना कहीं। देखिए, जब तक सिराजुद्दौला नहीं थे, या फिर यह कहा जाए कि जब तक ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से मुगल शासन से या मराठाओं से जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, तब तक कोई समस्या नहीं थी। ब्रिटिशर्स अपना कामा खा रहे थे, अपना व्यवसाय कर रहे थे, इधर मुगल शासन अपना राजगद्दी, उसके बेटे के बेटे, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता आ रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जैसे ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया, वहां पर यह हस्तक्षेप इसके लिए महंगा पड़ गया। और कहीं ना कहीं हमारा मीर जाफर पहला कदम है हमारे देश को गुलाम करने के लिए। पहला कदम इसलिए बोला मैंने क्योंकि अगर ये चीट नहीं किया होता तो डेफिनेटली सिराजुद्दौला की सेना जीत जाती, क्योंकि इसके साथ फ्रेंच कंपनी भी इच्छा जताई थी कि हम आपके फेवर पे हैं, आपके सपोर्ट पे हैं। लेकिन मीर जाफर यहां चीट कर गया, तो यहां से ब्रिटिशर्स का हौसला और ज्यादा बुलंद हो गया, और यही बुलंदगी एक हमारे देश को पूरी झांझर करके रख दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो जीत करी, उनका जो हौसला बुलंद हुआ, वो कहीं ना कहीं वो एक रूल लगाना चाहते थे, इनडायरेक्टली रूल की मेरे हिसाब से अब काम चलेगा। और यही चीज बात खटकी किसको, हमारे मीर जाफर को, कि मैं यहां पे जीता हूं, मैं नवाब हूं, लेकिन ब्रिटिश मेरे ऊपर ही हुक्म जमाते हैं। तो मीर जाफर जब इस ऑब्जेक्शन किया तो ब्रिटिशर्स के पास इतना दम था कि मीर जाफर को उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया, यानी कि नवाब से हटा दिया गया, और मीर जाफर के दामाद को बैठा दिया जिसका नाम था मीर कासिम। अब मीर कासिम को इन्होंने बैठा तो दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये भी फिर से वही चीज की कि हम आपके दामाद को तो बैठा रहे हैं, यानी कि मीर कासिम को जो बैठा रहे हैं, तो मीर कासिम भी हमारा एक कठपुतली की तरह रहेगा, एक पपेट के तौर पर बैठेगा। हम भी इसको जो कहेंगे वो करेगा, टैक्स नहीं लेगा, साथ ही साथ वो हमारे दिए गए निर्देशों पर वो चलेगा। तो यहाँ पे मीर कासिम को ये बात खटकी, और मीर कासिम ने युद्ध करना चाहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्रिटिशर्स तो एक दिन हमारे ऊपर काफी ज्यादा हावी हो जाएंगे। लेकिन ये बात उनको कौन समझाता कि तुम्हारे फादर इन लॉ ने ऑलरेडी चीट किया था, तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे चीट का नतीजा ही यही हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स अब तुम्हारे ऊपर हावी होना स्टार्ट हो गए। और यहीं से पड़ाव चालू होता है हमारे देश में, एक एक करके सारी चीजों को हड़पना। ब्रिटिशर्स ने जो सबसे पहले हड़पा वो बंगाल हड़पा। अब बंगाल का विभाजन किया, बंगाल की कम्युनिटीज अलग करी, नई नई पॉलिसीज लाया गया, लोगों से व्यवसाय छीना गया, लोगों को भूखा मारा गया। कहीं ना कहीं ये चीजें इनके लिए बहुत गलत साबित हुई। तो यहाँ पे जो मीर कासिम था, मीर कासिम ने युद्ध करना चाहा कि फिर से हम ब्रिटिशर्स को अब हम मिलकर हराएंगे। मीर कासिम एक अकेला व्यक्ति था, उसके पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं था बड़ा, तो उन्होंने सोचा कि अब हम थोड़े से अपने मुगल कुछ मिलकर हम ब्रिटिशर्स से युद्ध करेंगे, और ब्रिटिशर्स को बोलेंगे कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप हमारी बदौलत ही यहाँ पे आए हैं और आप हमारे ऊपर ही हुकूमत जमा रहे हैं, तो हम युद्ध करना चाहेंगे। अगला युद्ध होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में किसका किसका भागीदारी था, किस तरीके से युद्ध हुआ गया, और ब्रिटिशर्स ने और क्या अपनी इच्छा जागृत करी, हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर से देखते हैं। तो मीर कासिम ने जो 3 लोगों का सहारा लिया और 4 लोगों ने मिलकर बैटल ऑफ बक्सर किया। उनके जो नाम थे वो थे शुजा-उद-दौला, जो कि था नवाब था अवध का। अवध में भी एक नवाब थे, जैसे कि बंगाल में जो नवाब थे, इसी तरीके से हमारे अवध में भी जो नवाब था शुजा-उद-दौला, उसकी सहायता लिया। और जो मुगल एम्परर थे हमारे शाह आलम II, जो कि बेटे थे हमारे आलमगीर II के, हमने आलमगीर II का भी पिछले डिस्कस किया, तो आलमगीर II का बेटे का जो मुगल शासन था यानी कि शाह आलम II, उसकी मदद ली। और साथ ही साथ जो हमारे वाराणसी के राजा थे उनका भी, बलवंत सिंह को भी मिलाया गया अपने इस युद्ध करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, यानी कि यहाँ पे मीर कासिम और शुजा-उद-दौला, शाह आलम II और हमारे वाराणसी के राजा बलवंत सिंह, इन सब ने मिलकर एक समूह बनाया और ये कहा कि हम ब्रिटिशर्स को हराएंगे, क्योंकि इनकी ज़्यादा ही अपनी मनमर्जी चल रही है। लेकिन हुआ ये कि ये जीत नहीं पाए। ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना तो चाहते थे पर सफल ना हो पाए, और हुआ ये कि ब्रिटिशर्स हमारे जीत जाते हैं। और यह ब्रिटिशर्स की जीत एक उनकी
दूसरी हौसला की बुलंदगी का साया था। यानी कि यहाँ से इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो सोच थी और जो लालच थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी भारत के प्रति, क्योंकि इन्होंने अब और अच्छे तरीके से अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप अपने इसमें दिखा चुकी थी। इन्होंने ये सोचा कि अभी हम पहले व्यापार करने आए थे तो व्यापार तो करते ही थे बड़े मज़े के साथ, लेकिन हमको जब टैक्स मांगा गया तो हम इस तरीके से नकार किए, तो हम जीत हासिल किए बंगाल को। बंगाल जीतने के बाद हमने बैटल ऑफ बक्सर भी जीता, तो वो बक्सर भी जीत गए, और बक्सर जीतने के बाद इस जीत से उनकी लालच इतनी बढ़ी कि वो शाह आलम II से यहाँ पे ट्रीटी करवा लेते हैं, संधि करवा लेते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। वो इलाहाबाद को भी ट्रीटी करवा लेते हैं, संधि करवा लेते हैं शाह आलम से, और ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ देख रेख करेंगे, आप राजा हैं तो आप राजा रहिए, लेकिन जो हमारी निगरानी रहेगी, जो उसमें मेरा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा, वो सारा चीज़ मेरा रहेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी कर लिया जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारे मुगल शासन के पास जो दीवानी राइट्स थी, पहला तो ये ट्रीटी इलाहाबाद कर लेते हैं, दूसरा हमारे पास जो दीवानी राइट्स रहती है, दीवानी राइट को भी हमारे ब्रिटिशर्स ले लेते हैं। तो ये दो चीज़ें, और इसी तरीके से बक्सर, बंगाल, ये ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी जीत चुके थे। इसी तरीके से अब ब्रिटिशर्स का एक नया पॉलिसी चालू होता है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जीत हो चुकी थी, तो इस जश्न में इन्होंने जो पहला जो गवर्नर जनरल बनाया, यानी कि गवर्नर ऑफ जो बंगाल बनाया, वो ब्रिटिशर्स के थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, यूपीएससी के, एसएससी के, जेई के, कि पहले हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी पूछ सकता है, तो वो दूसरा है, और गवर्नर ऑफ बंगाल ही पूछता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और आने वाले समय पे ब्रिटिशर्स बनाते जाते हैं, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काफी ज्यादा हुआ करते थे। तो आज की क्लास को फिलहाल यहीं पे हम रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो मराठा वाला जो हिस्सा था, यानी कि अब ब्रिटिशर्स यहाँ बहुत सारी चीजें जीत चुके हैं। ब्रिटिशर्स जीतने के साथ उनका जो हौसला बुलंद हुआ, वो अब इनकी लालच ये बढ़ी कि हम धीरे धीरे करके, कहीं लड़ाई करके, तो कहीं किसी को कुछ तरीके का पॉलिसी का लालसा देकर हम हर एक जगह को अब कैप्चर करेंगे। इसी तरीके से हम अपने पूरे भारत में व्यवसाय भी बढ़ाएंगे और भारत को कैप्चर करेंगे और भारत को हम गुलाम बना देंगे। ब्रिटिशर्स का जो एजेंडा था, यानी कि जो उनकी जो ऑब्जेक्टिव थी, वो उनकी जो सोच थी, वो ये थी, हम यहाँ व्यवसाय करें, यहाँ से सारा पैसा उठाकर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने लिए भी कर रहे हैं, और यहाँ के सारे पॉलिसीज को, सारी इकोनॉमी का हम सारा हिस्सा अपने लंदन भेजें, यानी कि अपने ब्रिटेन भेजें। तो ये ब्रिटिशर्स की सारी प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी सफल होते चलते जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे अपने लोगों ने ही यहाँ पे धोखा देना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि बंगाल में पहले हमारे मीर जाफर ने धोखा दिया। इस तरीके से यहाँ पे इनकी ये स्ट्रेटजी चलती थी। अब यहाँ पे एक अड़ंगा था सबसे ज्यादा, वो है हैदर अली। नेक्स्ट क्लास में हम हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ाई की, और वहां पे हमारे नाना फडणवीस ने किस किस परेशानियों से जूझा, कैसे वो मराठा को बचाना चाहते थे, मराठा साम्राज्य बताना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जीत होती है। कैसे जीत होती है, वहां पे भी किसी न किसी तरीके से वहां भी चीट होती है, धोखा दिया जाता है, जिससे नाना फडणवीस टूट जाते हैं मराठा साम्राज्य के। और टीपू सुल्तान का जो कर्नाटक के कैसे जीतते हैं, कर्नाटक किले में कैसे उनके फादर हैदर अली का वहां पे होता है, टीपू सुल्तान कैसे मद्रास में एक ही झटके में पूरे ब्रिटिशर्स के कैंप को उड़ा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, कि ब्रिटिशर्स की कौन कौन सी डिमांड बढ़ते गई। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरीके से अगर आपका प्यार और सपोर्ट दिखा तो मैं आने वाले समय पे मैं पॉलिटी की भी क्लास आपकी और ज्योग्राफी की क्लास आपको यहाँ पे इस अपने स्टडी सेंट्रल चैनल पर देते जाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।